मेरा जन्म हुआ था जाम्बिया में। जाम्बिया जो कि एक अफ्रीकी देश है। जब मेरा जन्म हुआ उसी समय मेरे पिताजी की मृत्यु हुई। तो लाइफ में कभी ऐसा समय आया नहीं जहाँ पे मैंने पापा शब्द का इस्तेमाल किया हो, वो इमोशन के साथ। पिताजी की मृत्यु हुई उसके बाद हम भारत वापस आ गए। आर्थिक तंगी के चलते मैंने काम करना चालू किया। जब मैं 5वीं कक्षा में था मैंने जिम्मेदारियों की डोर पकड़ ली। घर के थोड़े दूर एक फ्रेग्रेंस स्टिक बनाने वाली फैक्ट्री थी, तो मैं वहाँ पे जाया करता था। वो लोग मुझे 1 घंटे के 4 रुपये के हिसाब से दिया करते थे और दिन के करीबन मैं 5 या 6 घंटे काम कर लिया करता था। तो दिन के मुझे मिल जाते थे 20 या 25 रुपये। उस समय ये 25 रुपये की वैल्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया स्कूल की फीस और दूसरे खर्चे भी बढ़ते चले गए। तो मैंने आनंद में अमूल डेयरी रोड के ऊपर एक स्नोबॉल आइसक्रीम करके दुकान है, वहाँ पे काम करना चालू किया। उस समय मैं बहुत छोटा था, तो दुकान वाला जो भाई है उसके ऊपर चाइल्ड लेबर का जो केस दर्ज हो सकता था। तो हमारे बीच में ऐसी डील हुई थी कि अगर कोई भी निरीक्षण वाला आते हैं तो मुझे ऐसा बोलना है कि मैं परिवार का एक सदस्य हूँ और मैं कई बार यहाँ पे बैठता हूँ। उसके बाद अमूल डेयरी रोड पे ही मैंने संतराम आइसक्रीम नाम की एक दुकान है, वहाँ पे काम करना चालू किया। मेरी जो स्कूल थी उसका टाइम सुबह का था, तो दोपहर 3 से लेके रात को 12 बजे तक मैं संतराम आइसक्रीम में नौकरी किया करता था। ये संतराम आइसक्रीम के बाजू में उन्हीं की ही एक डोसा बनाने की दूसरी दुकान थी। तो मेरा यहाँ पे काम था जितने भी कस्टमर्स आते हैं उनको डोसा या फिर आइसक्रीम परोसना। 3 बजे जब दुकान खुले तो टेबल और कुर्सी बाहर लगाना, और रात को 12 बजे जब दुकान बंद हो तो टेबल और कुर्सी अंदर रख देना, बर्तन धोने और घर जाना। एक ऐसा भी दौर था जब मैं शादियों में खाना परोसने भी जाया करता था। उस समय मुझे दिन के 100 रुपये मिलते थे और खाना फ्री। तो यहाँ पे मुझे इन्फीरियरिटी महसूस होती थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ पढ़ने वाले दूसरे जो बच्चे हैं वो कहीं मुझे देख ना ले। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी है जैसे गुजरती है वैसे गुजरने दो। तो उस समय मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो दिन के कुछ घंटे मैं काम कर लिया करता था और दूसरे कुछ घंटे पढ़ाई। बाकी जो बच्चे थे स्कूल के मेरे सहपाठी, उनसे मैं खुद को नीचा समझकर अपने आप को दूर रखा करता था। मेरे में आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी थी। मैं किसी से बात करने से भी घबराता था। जब व्यक्ति में आत्मविश्वास ही ना हो तो वो बंदा किसी से सामना करने में भी घबराता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। पीछे जो हालत गए वहाँ पे मैंने कई बार अपने आप को मजबूर महसूस किया, लेकिन जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। और बाद में मैंने नोटिस किया कि ये जो हालत है वो तो सबकी होती है। हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी तकलीफें तो होती ही है। जिंदगी आगे बढ़ती रही और उसके साथ मेरी उम्र भी। अलग अलग काम करते करते मैंने अपनी प्राइमरी शिक्षा खत्म कर ली। मैंने आज तक जितनी भी पढ़ाई की वो सारा मेरा अपना निर्णय था। मेरे आसपास कोई ऐसा था नहीं जो मुझे गाइड करे कि मुझे कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है। तो मैंने वो कोर्स सिलेक्ट किए जो मेरे आजू बाजू वाले लोग आमतौर पे किया करते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने वो चीज़ पढ़ी नहीं जिसके बारे में आज मुझे इंटरेस्ट है। तो इसी बात को मैं मेरे लाइफ की पहली गलती मानता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने वो पढ़ाई की होती जिसमें मेरा आज इंटरेस्ट है तो शायद मैं कहीं और होता। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। बचपन से ही मुझे पता था कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, तो इसीलिए मुझे खुद अपने पैरों पे खड़ा होना था। और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए मुझे खुद पढ़ना ज़रूरी था। दरअसल बच्चे जो होते हैं वो इतना लंबा सोचते नहीं है, लेकिन वो ईश्वर की देन थी कि मैं ये सब सोच रहा था। तो उस समय MBA का बड़ा क्रेज़ था, तो मैंने सोचा मैं भी MBA कर लेता हूँ। अब जब मैं ग्रेजुएशन में था मैं अमूल डेयरी में काम किया करता था, और अमूल डेयरी में 3 शिफ्ट में काम होता है। मेरी वाली जो शिफ्ट थी वो रात की थी, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक। उस समय अमूल डेयरी में मेरा काम था अमूल स्किम्ड मिल्क के जो 25 kg के जो कट्टे होते हैं उसको यहाँ से उठा के वहाँ पे रखना। मैं बहुत दुबला पतला था और मेरे लिए बहुत कठिन था कि ये कट्टों को यहाँ से उठा के वहाँ पे रखूँ। मैंने हायर मैनेजमेंट से बात करी। उसके बाद में मुझे अमूल कूल कोको के जो टीन होते हैं वो भरने के, और जो अमूल आइसक्रीम होता है उसमें चम्मच रखने का काम सौंपा गया। एक ऐसी भी जगह थी दोषी एंड सन्स करके, जहाँ पे मैं शेयर खरीदने और बेचने के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो मेंटेन करने और इसकी एंट्रियाँ करने भी जाया करता था। ऐसे तैसे करके मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म कर ली। जैसे मैंने बोला था मुझे MBA करना था, तो मैंने MBA में एडमिशन भी लिया। लेकिन उस समय दिक्कत वो आई कि मेरी प्राइमरी से लेके जो ग्रेजुएशन तक की फ़ीस थी वो बहुत कम थी, लेकिन MBA की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। ये फ़ीस इतनी ज़्यादा थी कि अगर मैं नौकरी भी कर लूँ तो भी मैं फ़ीस पे नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा कि चलो एजुकेशन लोन ले लेते हैं। और एजुकेशन लोन लेने के लिए जब मैं बैंक में गया तब पता चला कि बिना कोई गारंटी लोन नहीं मिलेगी। मेरे पास कभी कोई संपत्ति रही नहीं। कुछ पारिवारिक मुद्दे थे जिनको मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, तो उसके चलते मैं परिवार के साथ इतना खास कुछ रहा नहीं। और यही समय था मेरा और मेरे आसपास रहे जो जानवर थे उसके बीच में बॉन्डिंग बढ़ता गया।
क्योंकि जब आसपास कोई नहीं होता था मैं जानवरों के साथ अपना टाइम बिताया करता था। इनके साथ एक दिल का रिश्ता जुड़ गया था। मुझे ऑलवेज इनकी फिक्र रहा करती थी और मैं ऑलवेज इनको सुरक्षित देखना चाहता था। जब भी कोई जानवर बीमार होता था या फिर उसको चोट आती थी, मैं उसको लेके नज़दीक के अस्पताल में जाया करता था। इन जानवरों में मुझे अपने दोस्त नज़र आने लगे। मेरी और इनकी जो बॉन्डिंग थी वो बेहद पक्की होती चली गई। मुझे खुद पता नहीं था कि मेरा और जानवरों के बीच में जो रिश्ता है वो इतना घना हो जाएगा। वो कहते हैं ना, खून से ज़्यादा जो दिल के रिश्ते होते हैं वो सच्चे होते हैं। तो मेरा भी कुछ जानवरों के साथ ऐसा ही रिश्ता बन गया था। खैर, वापिस आते हैं एजुकेशन लोन के चैप्टर पे। मेरे एक दोस्त के पापा ने गारंटी करता के तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स थे एजुकेशन लोन के, उसके ऊपर साइन कर दी और मुझे लोन मिल गया। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MBA चालू किया और ख़त्म भी किया। MBA करते करते सेमेस्टर 2 में एक भयानक रोड हादसा हो गया था हमारे साथ। इसमें से हम 3 लोग में से 2 लोग की जान चली गई। मैं अकेला ही बच पाया। मौत को इतने करीब से देखने के बाद कहीं ना कहीं लगा कि ज़िंदगी का मतलब खुद के लिए जीना नहीं होता, बल्कि दूसरों के लिए जीने का मतलब भी ज़िंदगी है। उस समय ऐसा ज़रूर फील हुआ कि ज़िंदगी को अच्छे पर्पज़ के लिए बिताते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक आम भीड़ का हिस्सा बन गया। MBA खत्म करने के बाद अभी समय आ गया था मुझे अपने खुद के पैरों पे खड़े होने का, यानी कि कोई अच्छी नौकरी ढूंढने का। मुझे हमेशा से ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो मैं तैयारी कर रहा था सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, और उसके लिए मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया और क्वालिफाई भी किया। उसके बाद मुझे एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नौकरी भी मिली। मुझे पहले से टीचिंग फील्ड में रहना था, तो मैंने PhD भी चालू किया। लेकिन ये पूरी जो प्रोसेस है उसमें मेरा एनिमल रेस्क्यू तो चालू ही था। कई बार ऐसा हुआ कि कोई घायल जानवर के लिए कोई मुझे फ़ोन करता है और मैं मेरा लेक्चर आधा अधूरा रख के वहाँ से जानवर को बचाने निकल गया। और इस साइड मेरे जो क्लास के सारे बच्चे होते हैं वो बाहर घूम रहे थे। तो कॉलेज वालों ने मुझे 2 या 3 बार नोटिस भी दिया। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं मेरा ध्यान मेरी नौकरी के ऊपर फोकस करूं, लेकिन जब भी कोई एनिमल रेस्क्यू का कॉल आता था मैं वो जानवर को बचाने के लिए निकल पड़ता था। शायद आपने वो कहावत ज़रूर सुनी होगी, अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करिए। भीड़ जो होती है वो आपको साहस ज़रूर देती है, लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। मुझे भीड़ से अलग होकर बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करना था और उस दिशा में मुझे आगे बढ़ना था। और हम तभी कुछ कर पाते हैं जब हम हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, इधर उधर की बातें ना सुने और हाथ पैर मारते रहे। उन दिनों में व्यक्तिगत तौर पे रेस्क्यूअर था, तो जब भी कोई जानवर के लिए मुझे फ़ोन आता था मैं वहाँ पे जाके वो जानवर को इलाज देता था। जब भी कोई क्रिटिकल केस आ गया या फिर कोई डॉग को या फिर कोई एनिमल को सर्जरी की ज़रूरत होती थी, मैं उसको लेके हमारे शहर में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे जाता था। ये जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे मुझे जानवर की मेडिसिन और सर्जरी के लिए मदद मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे जानवर को रखने का कोई प्रबंधन था नहीं। उस समय हमारे आनंद सिटी में भी कोई एनिमल शेल्टर था नहीं, तो मैं ऐसे सारे जानवर को मेरे घर पे रख लिया करता था। उस दौरान मैं किराए पे रहता था, तो जाहिर सी बात है कि आजू बाजू वाले लोग कंप्लेंट करेंगे जब मेरे घर पे मैं 10, 12, 15, 20 जानवर रख लूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। आजू बाजू वाले लोग, हमारे जो मकान के मालिक थे, उन्हें शिकायत कर देते थे। तो बड़ी तकलीफ हो रही थी वो जानवर को मेरे घर पे रखने के लिए। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक गधे को मैं रेस्क्यू करके लाया था और लोग उसे देख ना ले, इसीलिए मैंने उसको मेरे घर के दूसरे माले पे रख दिया था। लेकिन फिर भी जब जानवरों की संख्या 20 से ज़्यादा हो जाती थी, मैं उनको अच्छा केयर मिले उसीलिए अहमदाबाद या बड़ौदा के एनिमल शेल्टर्स में शिफ्ट करवाता था। लेकिन जब भी कोई जानवर को मैं दूसरे शहर में रखने के लिए जाता था, मुझे मेनली 2 कठिनाइयाँ पड़ती थी। उस समय जानवरों के लिए कोई अच्छी एम्बुलेंस नहीं थी, तो मैं आमतौर पे जब भी कोई जानवर को हमारे सिटी से दूसरे शहर में शिफ्ट करना हो तो मैं ऑटो रिक्शा या फिर टेम्पो ट्रैक्टर का यूज़ किया करता था। कई बार मैंने पाया कि तेज बारिश हो, बहुत ठंड हो या फिर बहुत गर्म हो, उस समय जब जानवर बीमार होता है तो अपनी बीमारी के चलते और अपनी पीड़ा के चलते उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती थी। दूसरी एक कठिनाई ये थी कि जानवर को यहाँ पे ट्रीटमेंट देने का जो खर्चा होता था वो 200 रुपया होता था, लेकिन जानवर को यहाँ से लेके अहमदाबाद जाने का और वो जानवर जब ठीक हो जाए तो उसको फिर से यहाँ पे लेके आने का जो खर्चा होता था वो 2000 से ज़्यादा हो जाता था। उस समय मैंने भी ज़िंदगी जीना चालू किया था, तो मेरे से ये चीज़ अफोर्ड नहीं हो पा रही थी। तो उन दिनों मेरे सबकॉन्शियस दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि मुझे अपने शहर में एनिमल अस्पताल और एनिमल शेल्टर का निर्माण करना है, ताकि जब भी कोई रास्ते में घूम रहा जानवर बीमार हो या फिर उसको चोट आई हो तो उसको अच्छी ट्रीटमेंट, हर एक चीज़ एक ही जगह पे उपलब्ध कराई जा सके। जानवर के लिए एम्बुलेंसेस की सेवा हो या फिर उसके रिपोर्ट्स के लिए एक्सरे मशीन हो, ब्लड लेबोरेटरीज हो या फिर उसके सर्जरीज की फैसिलिटीज़ हो, जानवर को रखने के लिए, उनको दाखिल करने के लिए जगह हो, उनको खाने के लिए अच्छी सुविधाएं वहाँ पे हो, उनकी केयर करने वाले वहाँ पे अच्छे स्टाफ मित्र हो,
तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिला के एक अच्छा एनिमल शेल्टर और अस्पताल चालू करने का मेरा प्लान उन दिनों से था। तो ये अस्पताल बनाने के बारे में मैं काफ़ी सोचा करता था। मेरे पास उस समय था कुछ नहीं, लेकिन केवल एक सोच थी कि मुझे ऐसा कुछ करना है। अगर कोई एग्जिस्टिंग शेल्टर जिसमें 2 या 3 ब्रांचेस जोड़नी है तो वो आसान है, लेकिन अगर कुछ एकदम से नया करना हो, जीरो से स्टार्ट करना हो, तो सबसे पहले ख्याल वो आता है कि भैया शुरू कहाँ से करें। तो मेरे मन में भी ये ख्याल थे कि करना बहुत कुछ है, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ। और उसके जो ख्याल है वो मेरे दिमाग पे हावी हो रहे थे और मेरी रातों की नींद है वो टूट रही थी। अभी ये ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो सोचोगे आप वही पाओगे, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। क्योंकि भगवान भी आपकी मदद करता है जब आप खुद आपकी मदद करने के लिए तैयार हो। और मैं तो उस वक्त केवल उसी सोच में डूबा रहता था कि इन बेजुबान जानवरों के लिए क्या ऐसा कर दूं जिससे इनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। मेरा जो ये एनिमल शेल्टर बनाने का सपना था उसको एक इशारा मिल गया और मैंने सोचा कि चलो जगह ले लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उस समय मुझे किसी ने बोला था कि सरकार की कुछ बंजर भूमि होती है, कुछ वेस्टलैंड्स होती है जो मांगने पे आपको मिल सकती है अगर आपको कोई अच्छा काम वो भूमि के ऊपर करना हो। तो मैंने भी अपनी कलेक्टर कचहरी को संपर्क किया। उस समय साल था 2014 का। कुछ खास उत्तर मिला नहीं। उसके बाद मुझे पता चला कि अगर आरटीआई करते हैं तो जल्दी उत्तर मिल पाएगा। तो मैंने एक आरटीआई फाइल करी। उसमें मैंने ऐसा लिखा था कि आनंद शहर के आसपास जितनी भी ऐसी बंजर भूमि सरकारी वेस्टलैंड अवेलेबल है उसका एक लिस्ट मुझे आप भेज दो। स्पष्ट है कि आरटीआई का जवाब 30 दिन के अंदर देना आवश्यक है। तो मेरे घर पे बहुत सारे पोस्ट आने चालू हो गए कि ये जगह वो जगह खाली है। अभी समय था मेरे घर पे जितने भी पोस्ट आए थे उसमें से एक जगह सिलेक्ट करके उसके ऊपर एनिमल शेल्टर और अस्पताल बनाने का अप्रूवल मांगना। ये सारा प्रोसीजर हमने खत्म कर दिया, लेकिन सरकारी कामकाज तो आपको पता होगा। मेरी जो एप्लीकेशन थी वो वैसे ही 2 साल पड़ी रही। उसका ना ही हाँ में आंसर मिला ना ही ना में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर करी गई देरी है ताकि मैं अपना इरादा बदल लूँ और डिमोटिवेट हो जाऊँ। उस समय मैं 22 का था। मुझे ऐसा पता था कि 21 से लेकर 30 की जो उम्र होती है वो हमारी लाइफ में काफ़ी प्रीशियस होती है। ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं। हमारे पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है, इनोवेशन होता है, हमारे पास फंड्स लाने की क्षमता होती है, हमारी जो फिजिकल एनर्जी है वो भी अच्छी होती है। तो हम कहीं भाग सकते हैं, दूर सिटीज़ में जाके किसी को मिल सकते हैं। तो बहुत कुछ हम ये वाली एज साइकिल में कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो एज साइकिल है उसमें हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और हमारी एनर्जी जो होती है वो भी अच्छी होती है। अगर ये समय चला गया तो मेरा जो प्लान था वो भी शायद थम जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता था। आप कुछ भी पा सकते हो, लेकिन आपका जो खोया हुआ समय है वो आप वापस नहीं ला सकते। और अगर ये कीमती समय मेरे हाथ से निकल जाए तो जिंदगी भर मुझे अफसोस रहता कि शायद मैंने वो किया होता तो हो जाता, शायद मैंने ये वाली चीज़ की होती तो मेरा एनिमल शेल्टर बन जाता। तो मुझे भविष्य में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए था कि मैंने ये काम नहीं किया। तो मैंने ये सरकारी जगह वाला प्लान था वो साइड में रख दिया और जो होगा देखा जाएगा ये सोच के प्राइवेट जगह ढूंढना शुरू किया। उन दिनों मुझे ऐसी आस थी कि कोई बंदा अपनी प्राइवेट जगह मुझे ये अच्छा काम करने के लिए दान में दे दे, लेकिन ये हो नहीं पाया। तो आखिरकार मैंने एक जगह लीज पे ले ली 10 साल के लिए। सब लोग ऐसा बोलते हैं कि लाइफ में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन यकीन मानिए मेरे पास उस समय कुछ भी प्लानिंग नहीं था। मुझे खुद पता नहीं था कि ये जो जगह मैंने ले ली है 10 साल के लिए लीज पे, उसके ऊपर मैं क्या करूँगा और कैसे करूँगा। और फिर मैंने धीरे धीरे सबको मिलना चालू किया। मैंने एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया था, ये लेके मैं सबको मिलने के लिए जाया करता था। तो थोड़ी बहुत मदद मिली, उससे मैंने हमारी जो जगह थी उसके आसपास बाउंड्री वॉल का कामकाज चालू करवाया। जब कुछ अच्छा करने की बात आती है तो पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए दरवाजे खोल के रखता है। ये बात मैंने पढ़ी थी और सुनी भी थी। कई बार कुदरत भी हमारे हिम्मत और धैर्य की इम्तिहान लेती है। शायद ईश्वर भी मेरे ये कदम के इंतजार में थे। जैसे ही मैंने एनिमल अस्पताल के लिए कार्य करना शुरू किया, चीज़ें अपने आप होती चली गई। हर तरह से मानो एक के बाद एक रास्ते खुलते गए, लोगों का सहयोग मिलता गया और काम चलता गया। यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आज जब मैं बोल रहा हूँ तब हमारे पास अपनी 2 एम्बुलेंसेस, हमारा अपना पशु आश्रय जहाँ पे कुत्तों, बिल्लियाँ, गाय, सुअर, गधे और पंछियों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था, हमारा अपना अस्पताल जहाँ पे छोटी से लेके बड़ी सर्जरीज करने की सुविधा, जहाँ पे बेजुबान जानवरों के लिए सारे रिपोर्ट्स करने की फ्री सुविधा। ये रिपोर्ट्स यानी कि एक्सरे, सोनोग्राफी या फिर ब्लड रिपोर्ट्स। जानवर जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक उसको रहने और खाने पीने की व्यवस्था, और वो सारी फैसिलिटीज जो बीमार और घायल जीव को चाहिए जब वो पीड़ा में हो। मैं बड़े ही गर्व के साथ कह रहा हूँ कि जो चीज़ मैंने आज से 25 साल पहले सोची थी, ये सारी चीज़ आज मैंने खड़ी कर दी है। हमारा 19 लोगों का स्टाफ मिलकर जीवदया का बहुत ही उत्कृष्ट कार्य
गुजरात के आनंद जिले में कर रहे हैं। अभी तक हम 70,000 से भी ज़्यादा जानवरों का रेस्क्यू कर चुके हैं। इनके लिए हम वैक्सीनेशंस करते हैं, स्टरीलाइजेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं, अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके जानवरों के जो राइट है उनके लिए बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको अवेयर करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते हैं, जानवरों का अडॉप्शन कराते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बीइंग एन एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं। जब मैंने चालू किया था मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे आस थी मेरे बचपन से। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैंने व्यक्तिगत तौर पे जानवरों का रेस्क्यू करना चालू किया था उस समय सब लोग मेरी सराहना कर रहे थे, सबकी सहानुभूति होती थी। लेकिन जैसे ही हमने बहुत सारे जानवरों का भला हो और इनके लिए बड़े स्केल पे काम कर पाए, उसीलिए एनजीओ बनाया, तो लोग हमें ऐसा बोलने लगे कि इन्होंने पैसे खाने का धंधा चालू कर दिया। ये सुन के बहुत दुख होता है। मेरे दिल में हमेशा से वो भाव थे कि बेजुबान जानवरों के लिए कुछ अच्छा करना है और मैं ये कार्य पर्सनली उसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं वो ये कार्य को पर्सनली कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता और मेरे पास जो समय है वो केवल और केवल जानवरों की रक्षा करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ चालू करके कुछ खोया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकल गई, समय निकला, उम्र निकली, बहुत सारे मौके भी निकले। सबसे महंगी चीज़ होती है उम्र के बहुत सारे साल और कीमती समय। ऐसी उम्र और ऐसा समय जिसमें मैं अपने लिए कुछ एम्पायर और प्रॉपर्टीज बिल्ड कर सकता था। लेकिन भौतिक संसाधनों के लिए कभी मेरा मोह रहा ही नहीं कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं और मेरे भविष्य को सिक्योर करना है। मैंने देखा है मेरी ही उम्र वाले कुछ लोग जो मेरे क्लासमेट्स थे वो आज अपने लिए बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे यहाँ पे आया हुआ हर एक वो बीमार या घायल बच्चा ठीक हो जाए, ये मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। वो ही मेरी मंजिल है और उससे ही मुझे संतुष्टि मिलती है। ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था उसीलिए मैं ये फील्ड में आ गया। मैंने एमबीए किया, उसके बाद में नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद में मैंने पीएचडी किया। एक यूनिवर्सिटी में फुल टाइम प्रोफेसर की मेरी नौकरी भी थी। तो किसी ने मुझे धक्का मार के ऐसा नहीं बोला कि आप ये काम करो, लेकिन अंदर से मेरा वो भाव था, वो चॉइस थी मेरी खुद की, उसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। कई बार लोग मुझे बोल देते हैं कि अपने भविष्य के बारे में आपका क्या प्लानिंग है, जो खुद मुझे भी नहीं पता कि मेरे भविष्य के बारे में क्या होगा। अभी 1-2 कॉलेजेस में विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे जाता हूँ तो मेरी जो सर्वाइवल नीड है वो खत्म हो जाती है। एक्चुअल में ये जमाना ऐसा है कि अगर आप किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे तो लोग आपके ऊपर डाउट करते हैं, किसी को यकीन नहीं होता, और अगर कोई यकीन कर भी ले तो वो इंसान को पागल बोल दिया जाता है, जो कि अक्सर मेरे साथ होता है। कई बार लोग मुझे ऐसा बोलता है कि मैं पागल हूँ, मैं क्रेजी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 1 लाख की पॉपुलेशन में एक बंदा भी पागल निकले तो ये धरती का संचालन करने में, धरती का बैलेंस करने में ये बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा लगता है कि क्या अगर मेरे साथ भविष्य में कुछ हो जाए, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि इतने सारे जानवरों की दुआएं जो मेरे साथ है, इतने सारे जानवरों को मैंने रेस्क्यू किया है, तो अगर मुझे कुछ होगा तो मुझे भी रेस्क्यू करने के लिए ईश्वर किसी को ना किसी को भेज ही देगा। समराइज करूँ तो बचपन से लेके आज तक कभी ऐसा समय मिला ही नहीं जिसमें मैं अपने बारे में सोच पाऊँ। बचपन से ही मैं इंट्रोवर्ट था, मेरी जो पर्सनालिटी थी वो रिजर्व थी, तो स्वाभाविक रूप से मैं कोई दोस्त बना नहीं पाया। तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त यही बेजुबान जानवर है जिनको हम रेस्क्यू करके लाते हैं। सो अभी मेरा पूरा समय ये जो एनिमल अस्पताल है और ये जो एनिमल शेल्टर है उसको चलाने की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने में ही निकल जाता है। पिछले काफ़ी सालों से कड़ी मेहनत करके ये जो बेजुबान जानवर है उनके लिए एक स्वर्ग का निर्माण तो मैंने कर दिया है, लेकिन ये जो स्वर्ग है उसको बचाए रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है। मैंने आपको बोला था हमारी जो अस्पताल की जगह है वो लीज पे है, तो अभी वो समय आ गया है कि हमें हमारी अस्पताल खाली करनी पड़े। अभी एक वही चीज़ है कि खुद की ज़मीन पर जानवरों की अस्पताल बन पाए तो मैं चैन की सांस ले पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं चैन की सांस लूँ, क्योंकि मेरा वो विज़न है कि गुजरात के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कोई एनिमल एम्बुलेंसेस नहीं है या फिर कोई एनिमल अस्पताल नहीं है, वहाँ पे हम आगे बढ़ के जानवरों के लिए कुछ ना कुछ सुविधाओं का प्रबंध करें। लॉन्ग टर्म में देखने जाऊँ तो बस यही एक मेरी ज़िंदगी का विज़न है। हमारे एनिमल अस्पताल के लिए और एनिमल शेल्टर के लिए हमें जगह बाई करनी है। मेरे पास तो खुद के लिए रहने का घर है, लेकिन क्या अगर ये लीज का एग्रीमेंट खत्म हो जाए और सारे जानवर फिर से बेघर हो जाए, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और जगह जानवरों के लिए एक स्पेस ले लूँ और वहाँ पे हम पूरा शेल्टर, पूरा अस्पताल फिर से खड़ा कर पाए। लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि अच्छे कामों के लिए तो भगवान भी खुद खड़ा रहता है, तो मुझे इसी वक्त उसी भगवान की ज़रूरत है बेजुबान जानवरों का जो घर है वो बचाने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो नेक कार्य मैंने चालू किया है वो वैसे ही चलता रहेगा।
मुझे पूरा पता है कि ऊपर वाला ये कार्य को चलाने के लिए मुझे साहस भी देगा और सामर्थ्य भी देगा। मैं बचपन से ये सोचता था कि मैं एनिमल को रेस्क्यू करता हूँ, मुझे रात को अच्छी नींद आती है, लेकिन मेरे वो जानवर को रेस्क्यू करने से वो जानवर की पूरी कम्युनिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कल उठ के मैं ये धरती पर ना रहूँ तो क्या मेरा कोई ऐसा अचीवमेंट रहेगा जो ये जानवरों के लिए काम आ पाए। और उसीलिए मैं मानता था कि कल उठ के अगर मैं ना रहूँ फिर भी मेरी बनाई हुई चीज़ें जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जानवरों के हित में यूज़ होना चाहिए। सो मस्ट गो ऑन, यानी कि ये जो कार्य मैंने चालू किया है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर कल उठ के मैं ये धरती पे ना रहूं फिर भी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने डेवलप किया है इसके ऊपर और लोग आएंगे और स्टाफ आएगा, लेकिन हमारी जो सिस्टम है वो कार्य करती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को बचाती रहेगी और जानवरों के हित के लिए लड़ती रहेगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगती है तो आप ये स्टोरी आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि हमारे एनिमल शेल्टर में जितने भी बेजुबान जीव रहते हैं उनको कुछ सपोर्ट मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।